नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे शो व्हाट्स योर ओपिनियन में। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल्स बिल 2020 के बारे में। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ट्रेड एनालिस्ट और विशेषज्ञ मिस्टर विकास भाटी। बहुत बहुत धन्यवाद नमन भाटी जी। ये ट्रेड एनालिस्ट क्यों बोला था आपने बोलने के लिए? ट्रेड एनालिस्ट, मैं ट्रेड एनालिस्ट हूँ। पता नहीं, आपने कहा था, मुझे तो पता भी नहीं क्या अरे होता है। ऐसा है ना, थोड़ा पब्लिक को लगे ना मैं भी कुछ हूँ और ये मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इसको कुछ पता है तो थोड़ा बोलना पड़ता है। ओके, सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस शो की। और हम पूछना चाहेंगे मिस्टर विकास भाटी से कि क्या है ये बिल, किस बारे में है, क्या इसका विषय है, क्यों बनाया गया है। तो जी ये बिल कहता है कि जो हरियाणा के डोमिसाइल लोग हैं, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है हरियाणा का, यानी जो 15 साल से ज्यादा या 15 साल तक उसी हाँ, स्टेट एक में तो रह रहे हो गया हैं। जिनका वहाँ पे जन्म हुआ है या फिर वो काफी टाइम से वहाँ रह रहे हैं, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। ओके। तो उन लोगों के लिए जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां हैं, उनकी 75% नौकरियां रिजर्व कर दी जाएंगी। यानी कि 100 में से 75 नौकरी हरियाणा के लोगों को ही दी जाएंगी। व्हाई हरियाणा गवर्नमेंट इज इम्प्लाइंग दिस बिल, मतलब ये बिल क्यों लगा रही है, इससे क्या फायदा होगा? देखिए, इस बिल को लाने का सीधा सीधा रीजन पॉलिटिक्स है। क्योंकि जब बीजेपी की सरकार, जैसे कि आपको पता होगा, जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन में है, तो जेजेपी पार्टी ने चुनाव के टाइम पे कमिटमेंट किया था कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो ये कानून लेके आएंगे, वो ये लॉ लेके आएंगे कि 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों के लिए ही रिजर्व की जाएंगी। तो क्योंकि बीजेपी अभी पावर में है और वो गठबंधन में है जेजेपी के साथ, इस वजह से बीजेपी को जेजेपी का ये वादा पूरा करना पड़ रहा है। और सीधी सी बात है कि जब हरियाणा के लोगों के लिए ही सरकार कर रही है, तो हरियाणा की सरकार को लगता है कि हरियाणा के लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे और अगले चुनाव में भी उनकी जीत निश्चित हो जाएगी। तो ये एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो भी था। तो एक तरीके से ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा ही है, क्योंकि वरना अगर आप देखें तो इसमें पूरे कंट्री का फायदा नहीं हो रहा है। एक तरीके से बाइस्ड डिसीजन है बीजेपी गवर्नमेंट का हरियाणा में। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि गुरुग्राम जो है हरियाणा का एक बहुत ही अमूल्य पार्ट है, ठीक है, एक बहुत ही बड़ा आईटी सेक्टर है, बहुत बड़ा आईटी हब है, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे है। बिल्कुल। तो वहाँ पे बहुत लोगों की बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल्स हैं, जो बड़ी बड़ी जॉब प्रोफाइल्स पर बैठे हुए हैं। तो अगर उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, तो क्या ऐसे लोगों को किसी और स्टेट में ऐसी जॉब प्रोफाइल मिल पाएगी, वही डेजिग्नेशन मिल पाएगा जो यहाँ पर उनको सहूलियत मिल रही है? क्या ऐसी सहूलियत मिल पाएगी? देखिए, इस कानून से उन लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो अच्छी पोस्ट पे हैं, जिनकी अच्छी खासी कमाई है। क्योंकि ये कानून खाली उन लोगों के लिए है जिनकी कमाई महीने की 50,000 रुपए से कम होगी। जो लोग अच्छा खासा लाखों में कमा रहे हैं, अगर वो गुरुग्राम में नहीं करते, किसी और स्टेट में जाएंगे, जॉब एक्सपीरियंस है तो वो कहीं भी जॉब ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का। तो यानी कि ये जो बिल लाया गया है, ये अमूमन उन लोगों के लिए है जो लोग छोटे तमगे पर है जी, जो लोअर मिडिल क्लास में है। बिल्कुल, ये उन्हीं लोगों के लिए है। 10 to 50,000 के अराउंड मिलती है, आती है। जो 50,000 से कम कमा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए कानून लाया गया है। क्योंकि हरियाणा तो फिर एक अच्छा स्टेप है कि आप अपने जो सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी है वो इसी तमगे की है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती अपने लोकल एरियाज में। चलो खैर बात करते हैं। मेरा आपसे चौथा सवाल ये है कि इज दिस बिल अ गुड स्टेप, एंड इफ एवरी स्टेट गोज फॉर दिस देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट? क्या ये एक अच्छा ये स्टेप जो लिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, एक अच्छा स्टेप है? और अगर हर गवर्नमेंट ऐसे करने लगी तो हर स्टेट में? देखिए, मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप नहीं है, क्योंकि एक तरीके से आप लोगों से एम्प्लॉयमेंट की आज़ादी छीन रहे हैं। होता क्या है कि पूरा इंडिया जो है उसमें 3-4 जगह पे आईटी हब है। सबसे बड़ा आईटी हब बेंगलोर को माना जाता है, फिर अभी गुरुग्राम है हमारा, उसके बाद यूपी में भी नोएडा का जो एरिया है, वहाँ पे भी काफी आईटी कंपनीज है। तो जब बच्चा किसी भी कोने में पढ़ता है इंडिया में, तो उसको उम्मीद होती है कि वो किसी बड़े शहर में जाके वहाँ पे नौकरी करेगा। लेकिन अगर आप मानो कि बेंगलोर, गुड़गांव और यूपी में नोएडा, सारे तीनों स्टेट ये कानून लेके आ जाते हैं कि हमारे यहाँ पे ज्यादातर नौकरियां लोकल लोगों को ही मिलेंगी। तो आप ये सोचिए कि बाहर की जनता का क्या होगा। इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, हर साल लाखों लोग बीटेक करके निकलते हैं, बीएससी करके निकलते हैं, बीसीए करके निकलते हैं। अगर ये 3-4 स्टेट जहाँ पे सारी कंपनीज हैं, अगर ये 3-4 स्टेट ये कर देंगी, तो भाई बाकी स्टेट्स में तो इतनी सारी कंपनीज नहीं है ना, तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी और एक तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा। बाकी
बाकी स्टेट्स में कैंडिडेट्स ज्यादा हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम है जी। सिर्फ गिने चुने शहरों में है। बिल्कुल, एक और तरीके आईटी से की बात करें तो बहुत ही कम शहर है, बिल्कुल, मुश्किल से 4-5 पूरे इंडिया के अंदर। तो जो स्टेट्स जहाँ पे ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं की जाती है, नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर आपका बिहार हो गया, जहाँ पे आईटी का कोई मतलब ही नहीं आई थिंक अभी तक, बहुत कम वहाँ पे इक्की दुक्की कंपनीज मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे एक अच्छा एक्सपोजर नहीं है, जो एक्सपोजर सिर्फ गुरुग्राम या फिर नोएडा या फिर बेंगलोर में मिलता है, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे? सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल मेरा ये है कि इज दिस रूल स्ट्रिक्ट विद इट्स इम्प्लीकेशंस, लाइक इफ सम कंपनी नीड्स अ स्पेसिफिक रीजन एम्प्लॉइज। मैं वही कहने वाला था, उसी बात को आगे बढ़ा के बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे बहुत कंपनीज ऐसी हैं जो कोरियंस से ही काम कराती हैं, कोई एक रीजन के जो बंदे हैं उन्हीं से काम कराती हैं, कुछ हॉस्पिटैलिटी है डिपार्टमेंट्स हैं जो उन्हीं से काम कराना पसंद करते हैं, या जो भी क्राइटेरियाज उनके होते हैं, तो ऐसे में क्या हरियाणा के लोकल्स वो फुलफिलमेंट दे पाएंगे उनको अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस इन द सेम इंडस्ट्रीज और लाइक दैट? पहली बात करते हैं कि अगर किसी कंपनी को जरूरत होती है कि जैसे हमने बताया 25% लोग ही बाहर के हो सकते हैं, 75% लोग लोकल के होंगे जी। तो अगर किसी कंपनी को जरूरत है कि 25% से ज्यादा लोग बाहर के हों, क्योंकि वही उनकी क्वालिफिकेशन मैच करते हैं, वही जो उनको स्किल चाहिए वही मैच करते हैं, तो उसके लिए उन्हें एक स्पेशल ट्रीटमेंट से गुजरना होगा। उसमें क्या होता है कि एक गैजेटेड ऑफिसर होगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डिसाइड करेगी कि ये ऑफिसर होंगे, ये वहां पे जाएंगे, कंपनी में देखेंगे कि कंपनी को क्या जरूरत है, क्या सच में कंपनी को ऐसे लोगों की, बाहर के लोगों की जरूरत है जो हरियाणा में उनको नहीं मिल पा रहे हैं, और क्या कंपनी के पास ऐसा कुछ काम है जिसके लिए उन्हें लोग हरियाणा से नहीं मिल रहे हैं। और उसके बाद डीसीपी रैंक का कोई भी ऑफिसर जो वहां पे जाएगा सारा सीन देखेगा, और अगर उसे लगता है कि हाँ कंपनी को सच में ही किसी ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत है जो कि उन्हें बाहर से चाहिए या मंगवाना पड़ेगा, तो बिल्कुल कंपनी 25% से ज्यादा एम्प्लॉय बाहर के भी रख सकती है। तो उसका यही क्राइटेरिया होगा कि डीसीपी रैंक का अधिकारी वहां पे आके उनसे आपको अनुमति लेनी होगी, पूरा संज्ञान उनको बताना होगा। अनुमति वहीं से मिलेगी आपको। और मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ कि चलो अगर ये ऑप्शन, चलो बिल तो खैर लागू हो ही गया है, और क्या ये कैंडिडेट्स डिजर्व करते हैं? क्योंकि जो लिटरेसी रेट हमने पढ़ा है, शायद मुझे नहीं लगता कि वो इतनी मास में इतने कैंडिडेट्स मिल पाएंगे सिर्फ हरियाणा से जो उस देखिए क्राइटेरिया को फुलफिल बिल्कुल करते हैं। हरियाणा के लिटरेसी रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा लिटरेट जो स्टेट है इंडिया का वो केरला है, जहाँ पे करीब 96% लोग लिटरेट हैं। उसके बाद दूसरा नंबर दिल्ली का आता है 88%, और अगर बात करें हरियाणा की तो वहाँ पे 67% लोग लिटरेट है। लेकिन लिटरेसी की बात एक अलग है और वो स्पॉट्स भर पाने बड़ी मुश्किल बात है। बिल्कुल लिटरेसी की बात अलग है, क्योंकि लिटरेसी का मतलब तो सिर्फ पढ़ना और लिखना हो गया। लेकिन अगर आप बात करें ग्रेजुएट्स की तो हरियाणा में केवल 4% लोग ग्रेजुएट हैं। अब आप समझ सकते हैं खाली 4% लोग, तो अब आप बात कर रहे हैं कि 75% नौकरियां उन्हें देनी है, और वो भी उस जगह पे जो इंडिया का आईटी हब के रूप में जाना जाता है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बेकार डिसीजन है, क्योंकि यार इतनी सारी नौकरियां होंगी और वो खाली उन लोगों के लिए दी जा रही हैं जो कि मेरे हिसाब से सभी लोग डिजर्व नहीं करते हैं। क्योंकि भाई अगर वहाँ पे कंपनीज हैं तो उन पे पूरी कंट्री का अधिकार है। ऐसा नहीं है ना हरियाणा सरकार उन्हें लेके आई है, प्रोजेक्ट्स तो गवर्नमेंट लेके आती है, भारत सरकार लेके आई है, कुछ कंपनीज जो विदेशी कंपनीज वहाँ पे है। तो मेरे हिसाब से सारे भारतीय लोगों को प्रॉपर बराबर मौका मिलना चाहिए वहाँ पे नौकरी करने का। सही बात है। और अगर लोकल्स के लिए ऐसा कोई प्रावधान है तो उन्हें एक ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को सुधारिए। जब वहाँ पे लोग ऑटोमेटिक पढ़े लिखे होंगे, ग्रेजुएट करे होंगे, तो इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल। और गुरुग्राम के बारे में बात करते हैं कि मोस्टली जो जॉब्स हैं वो गुरुग्राम के अंदर ही है, तो क्या गुरुग्राम को हमें हरियाणा का पार्ट मानना चाहिए बजाय एनसीआर के? क्योंकि जो रीजन है गुरुग्राम की सक्सेस का वो एक तो दिल्ली से कनेक्ट है, और दूसरी चीज क्योंकि आईजीआई से उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही बेहतर है। बिल्कुल। तो सभी जानते हैं कि यही रीजन है कि हर कोई गुरुग्राम भागना चाहता है या वहाँ जॉब करना चाहता है, अपना कुछ सेटअप करना चाहता है। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? यार देखिए, गुरुग्राम जो एरिया पड़ता है वो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है। आप भी अगर कभी गए होंगे तो कब आप दिल्ली से गुड़गांव में घुस जाते हैं पता भी नहीं चलता है, क्योंकि दोनों बिल्कुल मिले हुए हैं। तो ये एयरपोर्ट होने की वजह से सारी कंपनीज वहाँ पे हैं, सारी आईटी कंपनीज, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, विदेशी कंपनीज, सारे बड़े बड़े होटल्स वहाँ पे हैं। तो लोगों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है, क्योंकि जब फॉरेन पीपल आते हैं वहाँ पे मीटिंग्स के लिए या किसी भी पर्पज से, तो लोगों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है।
तो पहला रीजन तो ये हो गया कि सारी आईटी कंपनीज वहां पे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि गुरुग्राम सिर्फ एक हरियाणा का पार्ट है, क्योंकि हरियाणा बहुत बड़ा है और हरियाणा के अगर आप पीछे जाते हैं तो कुछ ऐसी जगह भी होंगी जिनके आपने नाम तक नहीं सुने होंगे। तो गुरुग्राम क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ है, भारत की राजधानी से सटा हुआ है, इसीलिए वहां पे इतना डेवलपमेंट हुआ है, इतने सारे विकास कार्य हुए हैं, इतनी सारी कंपनीज आई हैं। क्योंकि दिल्ली एनसीआर का रीजन है, एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, तो उसका मतलब ही पूरी कंट्री का रीजन है वो। तो भाई अगर पूरे देश की कोई चीज है, पूरे देश के लोगों का उस पर अधिकार है, तो पूरे देश के लोगों को ही वहां नौकरी करने का अधिकार मिलना चाहिए। जी जी जी। तो अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कंपनीज को ये बिल एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर नहीं करती है तो क्या वो कोई लीगल एक्शन ले सकती है इसके खिलाफ? देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 93rd अमेंडमेंट हुआ था 2005 में, उसमें किसी भी स्टेट को ये पावर्स दी गई थी कि वो कोई भी ऐसा कानून ला सकती है जिससे वो अपने स्टेट के लोगों को रोजगार दे सके प्राइवेट सेक्टर में। 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहता है कि इट अलाउज द स्टेट टू मेक प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस और SC/ST इन मैटर्स रिलेटिंग टू एडमिशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो किसी भी तरीके से पिछड़ी हुई क्लास है सोशली या फिर एजुकेशनली, तो उनके लिए कुछ भी ऐसा प्रावधान ला सकती हैं जिससे उन्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नौकरी या फिर पढ़ाई के लिए रिजर्वेशन मिल जाए। लेकिन प्राइवेट कंपनीज का कहना है कि ये कानून जो है उनको फ्रीली ट्रेड और उनको फ्रीली काम करने में बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो प्राइवेट कंपनीज इस लॉ को बिल्कुल चैलेंज कर सकती हैं कोर्ट में, और हो सकता है कि कोर्ट में डिसीजन भी उनके फेवर में आए, क्योंकि ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेके आई है, ये कानून स्टेट गवर्नमेंट लेके आई है, और प्राइवेट कंपनी जरूर इस लॉ को चैलेंज करेंगी कोर्ट में। ये भी सुनने में आ रहा है कि बहुत कंपनीज गुरुग्राम से नोएडा शिफ्ट कर सकती हैं। तो क्या कंपनीज का यूपी के नोएडा में शिफ्ट होना एक सही कदम होगा? और अगर यूपी गवर्नमेंट भी ऐसा ही करने लगी तो फिर कैसे चीजें होंगी फिर? देखिए, अगर ये कानून वापस नहीं होता है तो कंपनीज को कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। अगर आप देखें कि दिल्ली के सबसे करीब कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये कंपनीज जा सकती हैं, तो लोगों के दिमाग में एक ही जगह आती है और वो है नोएडा। क्योंकि नोएडा जो है दिल्ली एयरपोर्ट के भी पास है, और फिर यूपी में एक नया एयरपोर्ट बनने वाला है जेवर में, तो उसके बनने से कनेक्टिविटी भी काफी अच्छी हो जाएगी, और वहां पे बहुत ही सारे विकास कार्य भी होने हैं। जैसे कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यूपी में, तो जितनी भी कंपनीज है नोएडा में वो आएंगी और उनको कनेक्टिविटी मिलेगी, उनको काम करने के लिए अच्छा माहौल मिलेगा। और अगर वो नोएडा में आती है तो यूपी के लिए भी काफी अच्छी ये चीज होगी, और यूपी के लोगों को रोजगार मिलेंगे और यूपी के विकास कार्य को एक रफ्तार मिलेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राजनीतिकरण हो रहा हो? क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी बैठी है और स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है, उधर भी यूपी में भी स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की है। तो क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा को अगर देखा जाए तो वहाँ पर रियल एस्टेट की बहुत बुरी हालत है। मेट्रो चलाने के बाद भी वहाँ पर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ साजिश हो और उनको इन कंपनीज को वहाँ पे पुश किया जा रहा हो? भाई, अगर आप यहाँ पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं तो देखिए, हरियाणा में भी तो बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी फिर बीजेपी की सरकार है। अब गवर्नमेंट ऐसा तो करेगी नहीं कि एक जगह अपनी सरकार को नुकसान पहुंचाए और दूसरी जगह फायदा। भाई, बीजेपी हरियाणा में इसलिए कर रही है जिससे वहां के लोग खुश रहें, लोकल, उनको अगली बार वोट मिले, वो जीत जाए। और अगर यूपी में कंपनीज आती है तो इससे यूपी सरकार को फायदा है, यूपी के लोगों को फायदा है, और यूपी में बीजेपी आएगी तो यूपी के लोग खुश रहेंगे, फिर अगली बार भी हो सकता है सेंट्रल में भी फिर बीजेपी की सरकार आए। तो इसको पॉलिटिकली जोड़ना कि यूपी में आए ना आए एक सही चीज नहीं होगी, क्योंकि कंपनीज नोएडा में इसलिए आएंगी ना भाई, उनको बेहतर कनेक्टिविटी मिलेंगी, बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और सारी वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो नोएडा के अलावा उनके पास कोई और बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो नोएडा आएंगी ना। ओके ओके। सो ये जो हरियाणा के लोकल्स हैं उनके लिए तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, हरियाणा के लोगों के लिए तो सोने पे सुहागा है ये भाई। 75% नौकरियां उनको मिलेंगी, तो काफ़ी अच्छा हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी है ये। उनको नौकरी मिलेंगी, घर घर में नौकरी होंगी, घर घर में रोजगार होंगे, मजे आ जाएंगे उनके। और सबसे एक खतरनाक सवाल कि क्या लोकल्स को जॉब देने का सही उपाय होगा? क्योंकि अभी तक हमने बहुत सी न्यूज़ देखी हैं, खबरें सुनी हैं, पढ़ा है, सुना है कि जहाँ लोकल्स किसी इंडस्ट्री के अंदर घुस जाते हैं तो अपनी मनमानी करने लगते हैं, काम को काम के तरीके से नहीं करते। बहुत सी कंपनीज भी बंद हो चुकी हैं। तो क्या इस चीज के लिए क्या प्रावधान रहेगा? क्योंकि कंपनीज इसीलिए बचती हैं आई थिंक लोकल से। तो मेरे को लगता है, देखो यार, आने वाला ये तो कल ही बताएगा कि कितनी चीजें ठीक होंगी या गलत। बट अगर आप हिस्ट्री में जाएं थोड़ा, जितनी मेरे को नॉलेज है, मैंने जितना सुना है, नोएडा में कुछ कंपनीज होती थी 15-20 साल पहले, तो वहां पे लोकल्स को दबा के जॉब दी गई थी। तो लोकल्स ने क्या किया कि जब वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए तो अपनी यूनियन बना ली और धीरे धीरे
उन्होंने काम करना बंद कर दिया, बस फ्री के पैसे चाहिए थे, फ्री की उनको तनख्वाह चाहिए थी। तो हालात ये हो गए थे कि कंपनी चलनी मौत हो गई थी। बस लोग पैसे कमाते थे और धरने पे बैठ जाते थे हर छोटी बात पे कि अब हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, अब ये करो, अब हमें ये दो। तो कंपनी के हालात काफी खराब हो गए थे और एंड में आके उन्हें अपनी कंपनी ही बंद करनी पड़ी थी। और उस तरीके से करीब 3-4 कंपनीज नोएडा में बंद हुई थी। तो अगर हरियाणा में भी यही होता है, 75% जब लोकल हो जाएंगे तो जी हालात तो समय बताएगा कैसे होंगे। लेकिन लोकल से भिड़ना अपने आप में काफ़ी कठिन कार्य होता है। देखते हैं आगे क्या होता है हरियाणा में। जी, तो क्या ये बीजेपी का मैनिफेस्टो था कि ये 75% जॉब्स दिलाएंगे लोकल्स को हरियाणा के? ये बीजेपी का मैनिफेस्टो नहीं था यार, ये जेजेपी पार्टी का मैनिफेस्टो था, जिसके अभी दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो हरियाणा के लोगों के लिए 75% रिजर्वेशन लेके आएंगे। तो हमने बहुत सारे आपसे सवाल पूछे, शायद कुछ रह भी गए हैं जो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैं अब ओपिनियन के बारे में बात करता हूँ। तो मिस्टर विकास, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? यार ओपिनियन में वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बात हो गई है कि मेरे हिसाब से चीज़ गलत है और ये लोगों की फंडामेंटल राइट्स का एक तरीके से हनन हो रहा है। क्योंकि लोगों को एक ही कंट्री में रह रहे हो तो उनको पूरे देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार और काम करने का अधिकार होना चाहिए। और अगर ऐसे बिल्कुल मैं भी सारे वो बात स्टेट मानता हूं। करेंगे तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बैलेंस खराब होगा। और लेकिन क्या ये चीज ठीक नहीं है कि जो लोकल है वहाँ के, उन्हें कम से कम छोटी नौकरी तो मिले? भाई लोकल्स पढ़े लिखे होंगे तो कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं ना। तो फिर एक स्टेट एक कंट्री थोड़ी ना यार। ऐसे तो फिर एक अलग अलग कंट्री बन जा रही है सारी कि भाई हमारी कंट्री में इतने लोग, हमारी यूपी अलग कंट्री, हरियाणा अलग कंट्री, राजस्थान अलग कंट्री। भाई स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में अगर 30 स्टेट है तो 30 भाई है और वो 30 भाई आपस में मिलकर रहते हैं। अगर एक भाई कल को बोले मेरे घर तू नहीं आएगा, तेरे घर मैं नहीं, तो फिर क्या एक फैमिली थोड़ी ना रहेगी। तो कंट्री का मतलब ही है मिलजुल कर रहे, बिल्कुल सही सबको बराबर मौका मिले घूमने फिरने का। हमारा देश है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। सो ये था हमारा ओपिनियन। व्हाट्स योर ओपिनियन? प्लीज टेल अस इन कमेंट सेक्शन एंड आल्सो टेल अस कि अगर कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया हो या आप कुछ और पूछना चाहते हो और किसी टॉपिक पर आप अगर हमसे बात करना चाहते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।